नमस्कार दोस्तों, आज मैं क्लास 6 यानी जो सीटेट है यानी सीटेट के जो भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी के बाद आप किस तरीके से सीटेट पे फोकस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सीटेट के लिए सोशल साइंस की स्पेशल क्लासेस यहाँ पर आपको बिल्कुल सीरीज़ में, जो कि मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था वैसे ही आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा, जिससे आपका एसएसटी में सीटेट का जो पोर्शन है वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ आपका सीटेट का पहला चैप्टर, और इसमें इसके अंदर और भी जो चैप्टर हैं वो भी और भी मैं इसमें चैप्टर इंक्लूड करूँगा। तो आज हम पहली बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी, यानी हमारा जो पहला टॉपिक है हमारा सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में हम डाइवर्सिटी को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। सबसे पहले हम समझते हैं डाइवर्सिटी है क्या। डिफाइनिंग डाइवर्सिटी, ठीक है, यानी विविधता। यानी विविधता का मतलब क्या है, यानी हम इसको बहुत अच्छी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। यानी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं पहले, यानी हम सामाजिक सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे यानी आर्थिक, फिर यहाँ पे भौगोलिक यानी ज्योग्राफिकल लेवल पे, फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कल्चरल यानी सांस्कृतिक, यानी हम इतने लेवल पे जो है डाइवर्स हैं। यानी और भी इस पे कई सारे जो है, यानी इसके अलावा भी आप देखोगे हम धार्मिक मामलों में रिलीजियस, फिर हमारा जो अब यानी हम इतने लेवल पे जो है हम डिवाइडेड है। यानी सोसाइटी में हमारे यहाँ सिर्फ भारत में ही अगर बात करें तो भारत में हम इन सब लेवल पे हम डिवाइड देखेंगे अपने आप को। सामाजिक स्तर पे आप देखोगे डिफरेंट हमारे यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पर हम कह सकते हैं हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम है, ठीक है। आर्थिक लेवल पे देखोगे यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत सारे जो इनकम लेवल है यानी जो वर्क है वो भी डिवाइडेड है हमारा। बहुत सारे लोग अलग अलग काम करते हैं इंडिया में, किसान से लेकर यानी हम जैसे जानते हैं कि प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, तो बहुत सारा जो हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है यानी बहुत सारा प्राइमरी सेक्टर में यहाँ पे एग्रीकल्चर आ जाएगा, ठीक है, एग्रीकल्चर है। उसके बाद यहाँ पे फिर मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, फिर इसके बाद सर्विस सेक्टर है हमारा। तो यानी इतने लेवल पे हम बहुत ज़्यादा आर्थिक लेवल पे डिवाइडेड हैं। जब आर्थिक लेवल पे हम इतने रूप में डिवाइडेड होंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों की इनकम अलग होगी। यानी भारत जो है वो हर लेवल पे, या विश्व में जो है जो हर लेवल पे विविध है। विविध मतलब डाइवर्स है। जैसे मैंने यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया, यहाँ पे सामाजिक लेवल पे यानी हमारी कास्ट बहुत अलग है, यानी उसमें भी सब कास्ट हैं, ठीक है। उसके अलावा आर्थिक लेवल पे मैंने आपको बताया कि हमारी इनकम डिफरेंट हो सकती है, लोग अलग अलग काम कर सकते हैं, अलग अलग प्रोफेशंस में हो सकते हैं, नॉर्थ से लेकर साउथ तक अलग अलग लोग काम करते हैं। फिर भौगोलिक में इसी तरीके से, यानी इंडिया जो है बहुत ज़्यादा, हमारे 29 स्टेट्स हैं जैसे कि, ठीक है, 29 स्टेट्स हैं, ठीक है, यानी 29 राज्य हैं जो हमारे। इसके अलावा जो फिर हमारे जो यूनियन टेरिटरीज़ है, इसके अलावा हमारी जो सांस्कृतिक में हमारी जो भाषा है, हमारी भाषा है, इसके अलावा वेशभूषा है, फिर हमारा जो खान पान है, ठीक है, फिर लोकगीत है, फिर डांस है, हमारा जो नृत्य है हमारा, ठीक है। तो यानी इतने लेवल पे हम बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं। सबसे बड़ी बात है इसके अंदर भाषा वगैरह जो है। फिर धार्मिक एक अलग ही लेवल है हमारा, यानी बहुत सारे हम हिंदू हो सकते हैं, मुस्लिम, ठीक है, फिर बौद्ध है, यहाँ पे क्रिश्चियन है। तो यानी इस तरीके से हमारा बहुत ज़्यादा सिखिज़म डिवाइडेड, हमारे जो मेन रिलीजियस हैं, यानी इंडिया जो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है रिलीजियस के मैटर पे। तो ये सब हमारा एक डाइवर्स है। अब सीटेट के रिगार्डिंग में आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमारी क्लासेस भी इस तरीके से हो सकती है। तो यानी हम देखते हैं कि हमारे समाज में, यानी हमारे जो समाज में हमारे जो हर तरीके से हम डाइवर्स हैं, विविध हैं, यानी सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे। यानी कक्षा में आपको जो है बहुत तरह के विविध जो छात्र मिलेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 29 स्टेट, जैसे जम्मू कश्मीर को अगर हम हटा लेते हैं तो पहले 7 यूनियन टेरिटरीज थी हमारी, लेकिन अब इसको हम 28 स्टेट्स हो जाएंगे हमारे, और ये जो है हमारा 8 यूनियन टेरिटरीज हो जाएगी हमारी। तो इस तरीके से हमारा ये चेंज हो सकता है। तो आपको इन सब के आधार पे आपको सिस्टम मालूम होना चाहिए। पहली बात तो आपको एक डाइवर्सिटी का मतलब, आपको डाइवर्सिटी का सम्मान करना है या उसे हेट करनी है, पहली बात तो आपके ये दिमाग में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो डाइवर्सिटी है ये अपने आप में नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो हम कह सकते हैं ये पॉजिटिव है, ये वर्ड याद रखना, यानी एक तरह से सकारात्मक है, ठीक है।
तो ये जो डाइवर्सिटी जो आपकी एक तरह से क्या रहेगी आपकी सकारात्मक। लेकिन अगर डाइवर्सिटी के बेस पे अगर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होगा, यानी डाइवर्सिटी के आधार पे अगर यहाँ पे भेदभाव होने लग जाएगा, या किसी भी तरह का जो है एक किसी भी तरह का प्रिजुडाइस, या अभी हम आगे समझेंगे प्रिजुडाइस यानी पूर्वाग्रह या कोई रूढ़िवादिता या किसी मन में पहले से कोई बिलीव है, थॉट है, और उसके आधार पर अगर भेदभाव होगा तो वो हो जाएगा आपका नेगेटिव। ठीक है, यानी एक तरह से नकारात्मक। तो यानी एक शिक्षक के रूप में आपको जाहिर सी बात है कि ये अप्रोच रखनी है। यानी मतलब क्या है कि आपको हमेशा डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट करना है और आपको डाइवर्सिटी के बारे में मालूम भी होना चाहिए। जैसे मैंने बताया आपको कास्ट सिस्टम, तो आपको कास्ट सिस्टम बहुत अच्छे से वर्ण व्यवस्था को आपको एक्सप्लेन करना है, और वर्ण व्यवस्था को इस तरीके से एक्सप्लेन करें जिससे किसी के अंदर में किसी के थॉट जो भी हमें पता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र यानी जो इस तरीके से कैटेगराइज है, तो पहले आपको जानना होगा कि ये वाकई किस तरीके से सिस्टम है। क्योंकि हमारे बुक्स में जो सिस्टम दिया गया है वो ठीक है, लेकिन आपको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है जिससे बच्चों के मन में किसी भी तरह का ऊंच नीच की भावना ना आए। आपको ऐसा नहीं बताना कि ब्राह्मण बहुत श्रेष्ठ होते हैं फिर उसके नीचे, जाहिर सी बात है ऐसा लिखा गया है, लेकिन आपको खुद में मालूम होना चाहिए कि ब्राह्मण जो है वो श्रेष्ठ होते हैं। लेकिन ब्राह्मण किसको कहा गया? ब्राह्मण कहा गया जो कि एक तरह से जो कि ज्ञान या सत्य के मार्ग में चलता था, यानी जो एक तरह से टीचिंग के फॉर्म में रहता था, यानी जो वेद को मानता था, इस तरीके से, यानी जो इंटेलेक्चुअल होते थे उनको माना गया था। और ये बाय द बर्थ नहीं होता था, आपको मालूम होना चाहिए, बाय बर्थ नहीं होता था। यानी अगर एक फैमिली में मान लीजिए कोई इंटेलेक्चुअल निकल आया तो वो एक तरह से जब बुद्धि के लेवल पे काम कर रहा है तो वो ब्राह्मण माना जाएगा। और उसी फैमिली में कोई आर्मी में चला गया, एक फैमिली में अगर कोई दूसरा आर्मी में चला गया तो उसे एक तरह से माना जाएगा कि वो कह सकते हैं कि वो एक तरह से क्षत्रिय है। और या अगर वो मान लीजिए बिजनेस कर रहा है, बिजनेसमैन है, एक फैमिली में होते 2-3 बेटे होते हैं या 4 बेटे होते हैं, तो कोई बिजनेस कर रहा है, और कोई मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा नहीं है, उसने अपनी छोटी मोटी दुकान कर ली, या कोई छोटा मोटा काम कर रहा है, यानी वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ निकल गया, तो हम कह सकते हैं कि या छोटा मोटा काम कर रहा है अपना, तो उसे शूद्र माना जाता था। तो आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है कि बच्चों में कि ये बाय बर्थ नहीं होता था, जो कि अब हो चुका है कि अगर ब्राह्मण की फैमिली में कोई पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन फिर भी उसे ब्राह्मण माना जाएगा। तो आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है कि प्राचीन काल में या जो एंशिएंट टाइम में जो कास्ट सिस्टम था बाय बर्थ नहीं होता था, यानी वो आपके काम पे डिवाइडेड था, यानी आप जैसा काम करोगे वैसे आपको एक तरह से सिस्टम में वर्ण व्यवस्था में डाला जाता था। लेकिन बाद में इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ और किस तरीके से सोसाइटी में जो कास्ट सिस्टम है जो एक तरह से एविल बन गई, बुराई बन गई। तो आज भी आपको एक अगर आप इंटेलेक्चुअल का काम करोगे तो जाहिर सी बात है कि आप ब्राह्मण की कैटेगरीज में आओगे। तो आपको इस तरीके से बच्चों को एक्सप्लेन करना जिससे किसी भी तरीके से उनके अंदर में ऊंच नीच की भावना ना पैदा हो। तो पहले ही आपको मालूम होना चाहिए। फिर आर्थिक लेवल भी बच्चों को जाहिर सी बात है कि एक क्लासेस में बहुत सारे बच्चे जो होंगे रिच होंगे, कुछ थोड़े से अच्छे घर के होंगे, थोड़ा कम होंगे, बहुत कोई गरीब होगा, यानी इनकम डिफरेंसेस होगा। तो आपको ऐसा नहीं कि आपको उनके अंदर में एक हीन भावना पैदा करना है, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। फिर भौगोलिक जाहिर सी बात है कि हमारे हर राज्य की अपने एक फीचर्स है, अपने उनकी एक संस्कृति है, उनका एक कल्चर है। क्या राजस्थान है हमारा यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे बुक में आपके 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, लद्दाख का और केरल का। अभी हम इनको भी समझेंगे। लेकिन मान लीजिए आपका राजस्थान से है, कोई राजस्थान से है, कोई फिर यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट से है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से इतने सारे, फिर वेस्ट नॉर्थ ईस्ट में भी फिर डिवीज़न है, 7 सिस्टर्स का जो डिवीज़न है, उसके अलावा फिर साउथ में पूरा डिवीज़न है। तो इस तरीके से जो हम कह सकते हैं पूरा ये आपका ये से नॉर्थ, ये आपका नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये आपका वेस्ट हो जाएगा, ये आपका नॉर्थ ईस्ट यानी एक तरह से ईस्ट हो जाएगा। फिर बंगाल है, यूपी है। तो यानी हमारे जो सब पूरे जितने स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के अपने अपने हो सकता है, फिर उनका अपनी कल्चर है। फिर हम इस पे आएंगे कि भौगोलिक तो है, उसके बाद फिर हमारे हर राज्यों के अपनी एक संस्कृति है, अपनी एक भाषा है। हमारे यहाँ जो भाषा है आपको पता होनी चाहिए कि हमारे जो शेड्यूल लैंग्वेज है यानी जो संवैधानिक भाषाएं हैं तो 22 भाषाओं में हमने डिवाइड किया है यहाँ पर, यानी 22 जो 20 जो लैंग्वेजेस है, भाषाएं हैं, ठीक है, हर राज्य की अपनी एक भाषाएं हैं। उसके बाद फिर हमारे यहाँ जो 1652 लगभग हमारे डायलेक्ट्स हैं, यानी एक तरह से बोलियाँ हैं, ठीक है, यानी डायलेक्ट्स बोलते हैं इसको। तो यानी इस तरीके से हमारे जो इतनी भाषाएं और इतनी जो बोलियां हैं वो बहुत ज़्यादा डिवीज़न है। फिर हर स्टेट्स की अपनी, आप छोटे क्लासेस में 6 बच्चे को पढ़ाते हो, आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में किस तरह से ड्रेस पहनते हैं, पंजाब में किस तरीके से ड्रेस पहनते हैं, वेस्ट बंगाल में किस तरीके से ड्रेस पहनते हैं। फिर उनके खाने पीने का जो कल्चर है वो आपको बताना होगा बच्चों को कि कैसे राजस्थान का क्या स्पेशल फूड है,
बंगाल का क्या स्पेशल फूड है, नॉर्थ ईस्ट के क्या फूड है। हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट के बच्चे जो हैं वो जैसे मान लीजिए अभी आप पढ़ोगे तो हो सकता है कि नागालैंड में जैसे बहुत सारे वो इंसेक्ट्स भी खाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जो कि हो सकता है कि गुजरात के, राजस्थान के लोगों के लिए या नॉर्थ के लिए बहुत ज़्यादा अजीब सा लगे, या साउथ के लोग बहुत ज़्यादा फ़िश खाते हैं, वेस्ट बंगाल के लोग ज़्यादा फ़िश खाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं कि उनके खाने पीने की एक तरह से बुराई करनी है, अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो उनके वो कल्चर है, ठीक है। तो आपको ये रिस्पेक्ट करना होगा कि उनके जो खाना है वो एक उनका कल्चर है। फिर इस तरीके से आपको सारे के सारे लोग जो उनके जो गीत हैं, जैसे बिहार में बहुत सारे लोकगीत हैं, वेस्ट बंगाल के अपने लोकगीत हैं, पंजाब के अपने लोकगीत हैं, तो उनको भी आपको डिफाइन करना होगा। फिर हमारे बहुत सारे नृत्य हैं, जैसे कि जो हमारे पता है भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, मणिपुरी मणिपुर का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मोहिनीअट्टम केरला का। इस तरीके से आपको जो नृत्य हैं वो भी आपको बताने होंगे बच्चों को। तो ये एक जितना आप बताओगे बच्चों को, जितना आप डिफाइन करोगे, उतना ज़्यादा एक तरह से उनके अंदर डाइवर्सिटी की समझ होगी। फिर मैंने बताया कि धार्मिक लेवल पे मैंने बताया कि आपको जैसे कि हमारा जो धार्मिक सिस्टम है, धर्म जो है हमारा धीरे धीरे जैसे जैसे इंडिया में शासक आते रहे, जैसे जैसे लोगों को कल्चर, जैसे जैसे बहुत सारे लोग हमारे देश में आते गए, मुस्लिम्स आए, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, जो ट्रेड करने के रिगार्डिंग में आते थे, धीरे धीरे उनका भी रिलीजियस भी उनका साथ आता था, उनके कल्चर भी उनके साथ आते थे। तो ये सब चीज़ें आपको बच्चों को डिफाइन करना होगा, जिससे उनको एक समझ मिले कि हम जिस कोई भी बच्चा, जाहिर सी बात है कि किसी न किसी रूप से कहीं ना कहीं जुड़ा होगा, और वो जो जुड़ा होगा तो दूसरा बच्चा जो है उससे ज़रूर अलग हो सकता है, उसकी कास्ट अलग हो सकती है, उसका रिलीजन अलग हो सकता है, उसका कल्चर अलग हो सकता है, उसकी भाषा अलग हो सकती है उस घर पे, उसके जो लोक नृत्य हैं, उसके जो त्यौहार है, उसके जो परंपराएं हैं वो अलग हो सकती है। तो आपको ये एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि बच्चे का जो भी बैकग्राउंड है वो क्लास में अफेक्ट नहीं होना चाहिए पढ़ाते समय, या आपके मन में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी भी एक टीचर के रूप में आपकी भी अपनी एक सोच होगी, आपकी भी अपनी एक परंपरा होगी, अपनी धर्म होगा आपका और अपना कास्ट होगा। तो आपको अपने मन में पहले से ही अपने कास्ट के बच्चों को, या हो सकता है कि जो आपके बिलीव से एग्री करते हो उसी बच्चों को आप सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मैंने बताया कि बच्चे जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, उनके कल्चर डिफरेंट हो सकते हैं। आप क्लास में ये नहीं कह सकते कि हमें नॉन वेजिटेरियंस नहीं खाना चाहिए, या हमें वैसे तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि किसी को मारना एक तरह से गलत बात ही है, लेकिन जाहिर सी बात है अगर उसका कल्चर वैसा ही है, अगर उसका कल्चर है, जाहिर सी बात है नॉर्थ ईस्ट में जो है बहुत सारे लोग नॉन वेज ही खाते हैं, या जो लद्दाख वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं मीट पे डिपेंडेंट है, क्योंकि वहाँ पे क्रॉप्स नहीं होता, वहाँ पे जो बहुत सारे जो जैसे नॉर्थ इंडिया में देखोगे, यहाँ पर हमारे यहाँ जो बहुत ज़्यादा ग्रेन्स जो हमारे अनाज है वो बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है, जैसे यूपी, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा। तो यहाँ पर जो दिल्ली को छोड़ करके यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैदावार होती है और अच्छी खासी जो ग्रेन उत्पन्न होता है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में जैसे लद्दाख फॉर एग्जांपल, वहाँ पे इतना ज़्यादा ग्रेन्स उत्पन्न नहीं हो पाते। जाहिर सी बात है कि वहाँ पे जो है मीट पे, या जो जानवरों का जो भी वो जानवरों पे डिपेंड है, उनके जो मिल्क प्रोडक्ट है और मीट प्रोडक्ट है। तो इसी रिगार्डिंग में जैसे लद्दाख का जो मेन हम बुक में पढ़ोगे कि लद्दाख जो है वो आपका एक मिनी तिब्बत भी कहते हैं इसको। मिनी तिब्बत इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो शुरुआत में तिब्बत से जो तिब्बत था वहाँ पे और जो लद्दाख था उसके बीच में ट्रेड वगैरह होता था, और ट्रेड वगैरह के रिगार्डिंग में यहाँ पर जो यहाँ पे बुद्धिज़्म जो है वो भी फैला, काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस भी फैला। इसके अलावा यहाँ पे जो याक के माध्यम से एक पश्मीना शॉल होती है, यहाँ पर पश्मीना शॉल जो पश्मीना जो वुल होता है उसका उत्पादन होता है, उससे जो शॉल मिलती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पर, यहाँ के लोगों के लिए वो काफ़ी बनवाते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों से। तो ये बहुत ज़्यादा एक एग्जाम्पल अच्छा है। सबसे ऊंचा पठार भी माना जाता है क्योंकि यहाँ पे बारिश जो है बहुत कम होती है और हमेशा मोस्टली जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में रहता है, और यहाँ पे जो पीने का पानी है वो भी बहुत डिफ़िकल्ट रूप में मिलता है। तो लद्दाख जो है अपने आप में एक बहुत ज़्यादा सूखा प्रदेश है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा प्रदेश है, काफ़ी ऊँचा प्रदेश है, पहाड़ी इलाका है। तो यहाँ के लोगों का जो जीवन है बहुत ज़्यादा कठिन है, जबकि केरल में बिल्कुल इससे विपरीत उनकी परिस्थितियाँ हैं। केरल में वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, जबकि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत कम है। केरल में जो है समुद्र के जो मानसून जो है सबसे पहले आता है, जबकि यहाँ पर बहुत सबसे कम बारिश होती है, जबकि केरल में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। मतलब एक तरह से सबसे ज़्यादा बारिश तो नॉर्थ ईस्ट में मासेंड्राम में होती है, लेकिन फिर भी केरल से जो है मानसून स्टार्ट होता है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश से किस तरीके से
वहाँ की लाइफ को इफेक्ट करता है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और किस तरीके से वहाँ पे क्या क्या प्रोड्यूस होता है, स्पाइसेस से लेकर रबर से लेकर वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती है, जबकि लद्दाख में इस तरीके से चीज़ें प्रोड्यूस नहीं हो पाती। तो ये आपको जो डाइवर्जन है वो आना चाहिए। राजस्थान में जो है जो बहुत ज़्यादा जो वेस्टर्न इलाका है वहाँ काफ़ी डेजर्ट भी है, जबकि बाकी जो इलाके हैं वो वहाँ पे किस तरीके से बहुत सारी जो पैदावार है। राजस्थान में भी बहुत बड़ा स्टेट है, सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान भारत का। तो आपको पता नहीं राजस्थान में किसने एक पूरा अलग, राजस्थान भी अपने आप में बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। हम ऐसा नहीं कि राजस्थान में सिर्फ डेजर्ट होता है, नहीं, जबकि राजस्थान का जो बाड़मेर, जो बीकानेर, जो पाकिस्तान की तरफ जो बॉर्डर है, जो गुजरात की तरफ बॉर्डर है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेजर्ट है। जबकि बाकी जो है जयपुर, भरतपुर, ये इस तरफ जो है वो काफ़ी मैदानी इलाके भी हैं और काफ़ी अच्छी क्रॉप्स ग्रो होते हैं यहाँ पर। जबकि नॉर्थ ईस्ट पूरा पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे एक तरह से किस तरीके से सीढ़ी नुमा खेती होती है, यहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। जबकि नॉर्दर्न प्लेन में आपको पता होना चाहिए हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। तो इस तरीके से जो हमारे ये जो यानी जो प्लेन एरिया है, हमारा प्लेन एरिया का मतलब क्या है, ये जो है पूरी तरीके से हमारा, आपको थोड़ी ज्योग्राफी भी पता होनी चाहिए कि किस तरीके से ये जो इलाके हैं, यानी ये जो मोस्टली जो फर्टाइल लैंड है, नॉर्दर्न प्लेन भी इन्हें कहा जाता है। तो ये जो नॉर्दर्न इलाके हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, और डेंसली पॉपुलेटेड मतलब पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे नदियाँ हैं। पंजाब जो है वो सिंधु रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है उससे बना है, जबकि हरियाणा, यूपी, बिहार, पंजाब, वेस्ट बंगाल जो है वो गंगा रिवर के जो और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसके द्वारा बनाए गए जो मैदानी इलाके हैं उससे बना है ये। तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि डाइवर्सिटी में हमारा कितना डाइवर्स है कंट्री हमारी, और जितनी डाइवर्स है उतना हमारे लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया एक बहुत ज़्यादा बड़ा देश है, एक अपने आप में एक सब कॉन्टिनेंट है। तो भारत जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा देश है, अपने आप में एक सब कॉन्टिनेंट है, यानी उप महाद्वीप है। यानी हमारे जितनी विविधता पाई जाती है शायद ही विश्व में किसी और जगह पे पाई जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ बर्फ़ भी पड़ती है, हमारे यहाँ एक तरह से रेगिस्तान भी, हमारे आइलैंड्स भी हैं। जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम उसमें भी जानेंगे कितना ज़्यादा हमारा डिवीज़न है। उसके बाद हमारा जो भाषिक, यानी हमने बताया कि कल्चर लेवल पे बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं। हमारे जितने स्टेट्स हैं उतने हमारे हर स्टेट्स की अपनी एक अलग अपनी एक भाषा है, अपना एक कल्चर है। तो ये इतना डाइवर्स होना हमारे लिए एक प्राउड की बात है, गर्व की बात है। लेकिन कई बार ये जो डाइवर्सिटी है इसके आधार पे कई बार भेदभाव भी होते हैं, कई बार डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, कई बार झगड़े भी होते हैं। तो एज अ टीचर आपको ये डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करना होगा, और अपने स्टूडेंट्स को भी हमें अंडरस्टैंडिंग करवाना होगा कि डाइवर्सिटी होना एक तरह से पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन डाइवर्सिटी के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन करना यानी भेदभाव करना वो नेगेटिव है। यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो हमारा एक स्लोगन है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी विविधता में एकता, ये जो स्लोगन है जो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था अपनी पुस्तक भारत की खोज में, तो ये आपको जो परंपरा है वो बच्चों को समझाने की हमारा जो डाइवर्सिटी है उससे में हमें एक रहना है, और जितना हम एक रहेंगे उतना ज़्यादा हमारा जो नेशन है वो स्ट्रांग बनेगा, हमारे जो बच्चों में एक यूनिटी आएगी। तो ये चीज़ें आपको नेगेटिव और पॉजिटिव का खास ध्यान रखना है, और जितना बच्चों को डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करा सके हर लेवल पे, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं। ये हमारा जो था बेसिक्स था हमारा किस तरीके से डाइवर्सिटी है। अब हम स्पेशल रेफरेंस की बात करते हैं जो आपकी NCERT की बुक में दिया गया है। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसमें हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। यहाँ पर आपका एक केरल, अब यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं केरल को, और यहाँ पे लद्दाख। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे केरल में हम डिवाइड करेंगे, केरल जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे बारिश यहाँ पर बहुत होती है, यानी ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है, जबकि यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है लद्दाख में। दूसरा जो है ठीक है, लद्दाख में जो है, लद्दाख में जो व्यापार होता था मोस्टली जो तिब्बत के रास्ते होता था, ठीक है, सिर्फ तिब्बत के रास्ते होता था। और यहाँ पे जो बुद्ध धर्म जो यानी जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म यहाँ पे काफ़ी प्रचलित है। और उनका जो एक जो तिब्बत लद्दाख का जो ग्रंथ है, जो मेन जो यहाँ के लोगों का, तिब्बती लोगों का जो ग्रंथ है केसर सागा, ये वर्ड आपको ध्यान रखिएगा, केसर सागा, ये इनका प्रमुख एक ग्रंथ है तिब्बती लोगों का, जो कि धार्मिक ग्रंथ है यहाँ पर केसर सागा, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। केसर सागा जो इनका एक रिलीजियस ग्रंथ है तिब्बत लोगों का। यहाँ पे जो मोस्टली जो है यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं ये पठारी इलाका है काफ़ी ज़्यादा,
विश्व का सबसे ऊंचा पठार भी हम कह सकते हैं, पठारी इलाका है। और यहाँ पे जो इसके अलावा यहाँ के लोग जो है बाकी जो व्यापार करते हैं, बाकी जो तिब्बत के साथ व्यापार करते हैं, बाकी अब तो इंडिया में जैसे बाकी जो राज्य हैं वहाँ से व्यापार करते हैं। और यहाँ पर मुख्यतः जो है जैसे भेड़ और जो शिप, एक तरह से एक खास तरह की भेड़ है या भेड़ बकरी, ठीक है, और ये एक तरह से याक पाली जाती है। और जो एक भेड़ है खासकर जो जिससे एक पश्मीना शॉल यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। पश्मीना एक तरह से यहाँ पे ऊन प्राप्त करते हैं, उस ऊन से जो पश्मीना शॉल बनती है जो कि जम्मू कश्मीर में काफ़ी फेमस है, वो तिब्बत से ही आता है। तो ये जो एक खास प्रकार की जो पश्मीना एक तरह से ऊन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पूछा जाता है ये कहाँ के लिए फेमस है, तो तिब्बत की काफ़ी ज़्यादा फेमस है। लद्दाख की काफ़ी ज़्यादा फेमस जो भेड़ है वो उससे प्रोवाइड करते हैं पश्मीना ऊन, और उससे फिर वो शॉल बनाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गर्म मानी जाती है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कैसे एक जो लद्दाख है वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप में डाइवर्स है। इसके अलावा यहाँ पे बुद्ध धर्म के अलावा यहाँ पे मुस्लिम धर्म भी काफ़ी ज़्यादा आबादी है उन लोगों की भी। तो मुस्लिम और बौद्ध धर्म के लोग ज़्यादा हैं यहाँ पर, बाकी रिलीजियस के लोग भी शायद वहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है बौद्ध धर्म के और मुस्लिम धर्म के लोग काफ़ी ज़्यादा हैं। जबकि केरल में जो है बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पर जो है जो केरल है अपने काफ़ी सारे जो मसालों के लिए, ठीक है, रबड़ के लिए और केले। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम छोटा सा मैप बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक रफली मैप बना रहे हैं। ठीक है, तो ये एक रफली मैप बनाया। जैसे मान लीजिए ये जो इलाका है हमारा, ये जो है पूरा हमारा लद्दाख का इलाका है, ठीक है, जबकि ये जो इलाका है हमारा पूरा जो है वो केरल का इलाका है। और यहाँ पे जो केरल है पूरी तरीके से यहाँ पर हमारा जो है वो ओशन है, समुद्र है, यानी समुद्र। और ये एक तरह से हमारा जो है अरब सागर या अरेबियन सी है, अरब सागर। इस तरफ हमारा जो है बे ऑफ बंगाल है, यानी बंगाली खाड़ी है। ठीक है, तो केरल जाहिर सी बात है इसके अलावा जो जाहिर सी बात है जो केरल जो है वो हमेशा से केरल जो है वो व्यापारिक मार्ग रहा है हमेशा से। तो सबसे पहले केरल में जो है व्यापार के लिए जो है अरबी यानी अरब से लोग आते थे, और यहूदी वगैरह यहूदी लोग आए यहाँ पर। इसके अलावा फिर बाद में 1498 में आप देखोगे 1498 में वास्को डी गामा आता है यहाँ पे, ठीक है, तो वास्को डी गामा इसी रूट से आते हैं। तो इस तरीके से फिर हमारे यहाँ फिर बाकी जो क्रिश्चियंस वगैरह हैं उनका भी यहाँ पे आना जाना, क्रिश्चियंस का भी यहाँ पर आना होता है। इसके अलावा यहाँ पे चीनी यानी चीन से भी काफ़ी ज़्यादा व्यापार होता था यहाँ पे, ठीक है, चीन से व्यापार होता था। तो यहाँ पे कई जो बर्तन को जैसे कि चीनी जो है मछली पकड़ने के लिए वगैरह आते थे, व्यापार होता था। तो इस तरीके से जो केरल है वो अपने आप में डाइवर्स है, लद्दाख एक तरह से अपने आप में डाइवर्स है। तो आपको ये पता समझ में आ जाना चाहिए कि लद्दाख और केरल किस तरीके से बहुत ज़्यादा डाइवर्स एक स्टेट्स हैं। चीन से जो यहाँ पे व्यापार होता था, जाहिर सी बात चीन का यहाँ पे एक मछली जो पकड़ने के लोग आते थे, तो यहाँ के लोगों ने वैसे ही खूब अपने वैसा सेम टू सेम वैसे ही उन्होंने फॉलो कर लिया। तो यहाँ पर केरल में जो चीनी जो जाल होती थी यानी जो नेट मछली पकड़ने की जाल होती थी, तो आज भी वैसे ही यहाँ पे प्रचलित है। तो उसको यहाँ पे चीना बल कहते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा, चीना बल एक तरह से वहाँ पे एक मछली पकड़ने की जाल है, ठीक है, मछली पकड़ने की जाल को कहते हैं यहाँ पर। जबकि एक तरह से यहाँ पे एक तरह से एक तलने के लिए जो तलने के लिए एक बर्तन है जिसको कहते हैं यहाँ पर चीना पट्टी। तो ये आपको दो टर्म याद रखने होंगे, चीना पट्टी और दूसरा चीनावल। चीनावल जो है जो वो मछली पकड़ने का जो जाल है उसको चीनावल कहते हैं। और जो तलने के लिए जो मछली को तलने के लिए या हो सकता है कुछ और तलने के लिए जो भी
बर्तन यूज़ में लाया जाता था उसे हम चीना पट्टी कहेंगे। ये जो चीना पट्टी है वो जाहिर सी बात है कि चीन से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। चीन का जैसे जैसे चीनी लोग आते थे तो जैसे वो यूज़ करते थे तो वैसे ही उन्होंने भी अपना लिया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लद्दाख और जो केरल है बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, एक नॉर्थ में है एक्सट्रीम और एक तरह से हमारे इंडिया के एकदम साउथ में उनका कल्चर अलग है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि मसाले, रबड़, केले, चावल, ये सब चीज़ें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उत्पन्न होती हैं। अरबी और यहूदी यहाँ पे सबसे पहले व्यापार करने के लिए आए, तो यहाँ पे मुस्लिम की आबादी भी है, क्रिश्चियन की आबादी भी है, यहूदी की आबादी भी है। इसके अलावा चीनी कल्चर को वो फॉलो करते हैं। और मतलब जैसे कि कुछ जो चीज़ें हैं उनकी, जैसे जाल है उनका जो मछली पकड़ने का, उसको यहाँ पे चीनावल कहा गया है। और जो तलने के लिए जो बर्तन यूज़ करते हैं उसको हम चीना पट्टी कह सकते हैं। तो इस तरीके से लद्दाख और जो केरल है उसका एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि आपके बुक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है आपका प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप, यानी पूर्वाग्रह और रूढ़िवाद।